हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 8.2 के दो क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, तो एक बार इनके इनके लिए जो भी कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर मेनली हमें जो जनरल टर्म है उसके रिवीजन की ज़रूरत है। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू पावर n। इसकी जनरल टर्म क्या होती है? तो देखो, इसकी जनरल टर्म को हम बोलते हैं टी आर प्लस वन। मतलब हर एक टर्म का एक तरीका, वही तरीका मैं यहाँ पे लिखूंगा। हर एक टर्म को लिखने का एक तरीका है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर एंड बी की पावर आर। ठीक है, यहाँ पर ए बी यहाँ से आ ही जाएंगे। स्टार्टिंग में एन सी आर लगेगा, तो जैसे यहाँ पर हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 5, तो यहाँ पे 5 प्लस 1 6, तो ये सिक्स्थ टर्म हो जाएगी, है ना। ये अभी है क्या, आर प्लस वनथ टर्म है, ये आरथ टर्म नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। यहाँ पे पाँचवीं टर्म के बारे में बोला तो यहाँ पे पाँच 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 चिपका देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, पाँचवीं टर्म के बारे में बात की है तो आर प्लस वन जो है ना, ये जो टर्म है, तो आर प्लस वन 5 के बराबर होगा, तो आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। आर प्लस वन होगा 5 के बराबर, तो आर क्या हो गया 4। तो पाँचवीं टर्म के अंदर यहाँ पे एन सी 4, मतलब एक कम चलेगा, 4 4 4 चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए रेज टू पावर होल रेज टू पावर क्या है, एम प्लस एन। यहाँ पे थोड़ा प्लस एन जो है वो नीचे की तरफ ले रखा है, जो कि गलत है। ये पावर में ही आएगा, एम प्लस एन, है ना। कंप्लीट एम प्लस एन पावर में आएगा। प्रूव दैट द एक्सपेंशन, प्रूव दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ ए रेज टू पावर एम एंड ए रेज टू पावर एन आर इक्वल। तो इसका जो भी एक्सपेंशन होगा उसके अंदर एक वेरिएबल आएगा ए रेज टू पावर एम, और एक जगह वेरिएबल आएगा ए रेज टू पावर एन। तो इन दोनों वेरिएबल्स का जो मल्टीप्लाई में होगा, मतलब इनका कोफिशिएंट, वो दोनों कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन अपना लिखा हुआ रहता ही है, और अब बस काम चालू करते हैं। यहाँ पर 1 प्लस ए रेज टू पावर एम प्लस एन है, तो कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर एम निकाल लेता हूँ एक बार ये निकाल लेता हूँ, फिर देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। बस इतना ही हमें करना है। खैर, लेकिन कोफिशिएंट वगैरह जब कभी भी ऐसा आता है तो मैं बोलता हूँ कि देखो, कोफिशिएंट आ जाए, जनरल टर्म पूछ ली जाए, या फिर पर्टिकुलर कोई खास स्पेशल टर्म पूछ ली जाए नंबर देके, तो हर एक केस में आप क्या लगाया करो, जनरल टर्म लगाया करो। कोफिशिएंट की बात है तब भी आप क्या लगाओ, जनरल टर्म का कंसेप्ट उसमें आना ही आना चाहिए। उससे मतलब सोचने में बड़ी आसानी होती है। भी कोफिशिएंट का क्वेश्चन है तो कैसे करें, जनरल टर्म लगा दो, बस अपने आप हो जाएगा। कैसे, देखो, सबसे पहले लिखते हैं इसकी जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस ए रेज टू पावर एम प्लस एन। यहाँ पर ए, स्मॉल ए पहले से ही है, जैसे कि मैं यहाँ पर ए और बी स्मॉल स्मॉल यूज़ में लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल कर दूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो उस हिसाब से यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, इस बार मैं कैपिटल ए कैपिटल बी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल ए पहले से आ रहा है। मैं एक और स्मॉल ए या फिर बी यहाँ पे फंसाना नहीं चाहता, कन्फ्यूज नहीं होना चाहता, इसलिए। जनरल टर्म क्या होती है इसकी, क्या होगी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टी आर प्लस वन बराबर क्या आएगा, एन सी आर। यहाँ पे जो एन है ये कहाँ से आया, वहाँ पर जो ऊपर पावर लगी ना वहाँ से आया। अपने वाले में ऊपर पावर क्या लगी है, एम प्लस एन, तो यहाँ पर एम प्लस एन आ जाएगा इस एन की जगह, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा। तो एम प्लस एन सी, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, आर लगी जाएगा। फिर एक की पावर है वो, अच्छा ए है पहला वाला नंबर, यहाँ पर अपना पहला वाला नंबर क्या है, 1 है, तो 1 की पावर क्या लगेगी, 1 की पावर एन माइनस आर, मतलब जो भी इंडेक्स है पावर है माइनस आर। तो अपनी पावर क्या है, एम प्लस एन, तो यहाँ पर लग जाएगा एम प्लस एन माइनस आर मल्टीप्लाई बाई, फिर क्या है, बी की पावर आर है, बी क्या है, दूसरा वाला नंबर ये, तो यहाँ पर क्या है, दूसरा वाला नंबर ए है, तो दूसरे वाले नंबर की पावर आर, ऐसे बन जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, टी आर प्लस वन इक्वल टू, ये है एम प्लस एन सी आर मल्टीप्लाई बाई, इसका तो कोई मतलब है नहीं, 1 की पावर एम प्लस एन माइनस आर कुछ भी लगा लो, 1 ही इसका आंसर आएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। मल्टीप्लाई में इसलिए और हटा दिया इसको, क्या बच गया यहाँ पर, 1 की पावर आर, ये बच गया। तो ये है टी आर प्लस वन, मतलब ये क्या है, इसकी जनरल टर्म है। अब इस जनरल टर्म से हम कोई से भी स्पेशल टर्म निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर एम। देखो दोस्तों, इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। यहाँ पर ए की पावर आर है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एम प्लस एन सी आर। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर आर क्या हो जाएगा,
एम प्लस एन सी आर हो जाएगा। तो ये मतलब हमेशा रहेगा ही रहेगा ना, ये मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो ये फिक्स हो गया, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया इस क्वेश्चन के लिए। कहीं पर भी चले जाओ, ए की पावर आर का जो कोफिशिएंट होगा वो यही होगा, एम प्लस एन सी आर। अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आर मतलब 2 हो जाएगा, तो एम प्लस एन सी 2। कुछ और पूछूंगा तब भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ ए रेस्ट टू पावर एम, तो मैं ऐसे बोलूँ भाई यहाँ पे सिमिलरली बोल देता हूँ ना, सिमिलरली, उससे ठीक हो जाएगा। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ ए रेस्ट टू पावर, हमें क्या चाहिए, एम चाहिए और एक बार एन चाहिए, तो एक बार मैं ए रेस्ट टू पावर एम लगा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम प्लस एन सी। अच्छा, यहाँ पे एम लगा दिया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। ऐसे ही एक बार और सिमिलरली लगा के क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ ए, है ना, इसका कोफिशिएंट ये है, तो वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए रेस्ट टू पावर एन भी चाहिए, तो यहाँ पर इस बार नीचे की तरफ यहाँ पे आर है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, तो एन लगाया मैंने, यहाँ पे नीचे की तरफ भी एन आ जाएगा, एम प्लस एन सी एन आ जाएगा। तो हमें बताना है कि ये और ये आपस में बराबर है या नहीं, ये बताना है। तो देखो इनको अभी सोल्व करके देख ही लेते हैं। मैं एक तरफ से, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ ना, ऊपर वाले से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ ए रेस्ट टू पावर एम, जो कि किसके बराबर है, एम प्लस एन सी एम लग जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में आई थी, वो प्रॉपर्टी क्या है वो बता देता हूँ, क्योंकि उसी का काम है यहाँ पर ना, उसी का खेल है सारा का सारा। प्रॉपर्टी वो ये प्रॉपर्टी है कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है ना। ये आपने देखा होगा, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, तो वही चीज़ अब हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। एन सी आर जो है, आप नीचे की तरफ ये जो लोअर सफिक्स है इसको बदल के क्या लिख सकते हो, एन और आर इन दोनों का अंतर, ये भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर अगर मैं वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यही चीज़ इधर लिख रहा हूँ, बराबर क्या बन जाएगा वो, एम प्लस एन सी। नीचे की तरफ वहाँ पर एम है ना, वो नहीं लिखूंगा, नीचे की तरफ क्या लिखूंगा, अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स का अंतर। तो ऊपर क्या है, अपर सफिक्स क्या है, एम प्लस एन, माइनस लोअर सफिक्स क्या है, एम। ये तो नीचे की तरफ क्या आता है, एन माइनस आर आता ना, तो ये अपना एन और ये आर, ऐसे माइनस कर लिया, ये क्या बन गया, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, एम प्लस एन सी। ये इसको सोल्व करेंगे तो एम से एम कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली एन ही बचेगा, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या है, एम प्लस एन सी एन, ये क्या है, ये यही तो है ना। आप चाहते तो यहाँ पर भी कर सकते थे, इक्वल टू, इसी को चेंज कर लेते तो पता चल जाता ये बराबर आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं क्या लिख दूँ, कोफिशिएंट ऑफ, ये किसका कोफिशिएंट है, ये नीचे वाला है, एक की पावर एन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ ए रेस्ट टू पावर एन। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ए रेस्ट टू पावर एम से हमने स्टार्ट किया था और फाइनली हम पहुँच गए कोफिशिएंट ऑफ ए रेस्ट टू पावर एन पर। बराबर ही है, कुछ भी नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी आप दिमाग में रखो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है द कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वनथ टर्म, आरथ टर्म एंड आर प्लस वनथ टर्म in the expansion of x plus 1 raised to power n are in the ratio 1:3:5। इनका जो कोफिशिएंट है ना, टर्म्स का रेशियो नहीं है ये, इन टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो है, क्योंकि टर्म के अंदर तो फिर x भी आ जाएगा, यहाँ पे कोई x का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इनके अंदर जो x वगैरह का जो कोफिशिएंट है ना, उनका रेशियो है 1:3:5। यहाँ पे हमें फिर n और r बताना है, x की वैल्यू नहीं बता दी, n और r ये बताना है, यहाँ पे पावर क्या होगी वो बताना है, और यहाँ पर जो r जो वेरिएबल यूज में लिया है वो क्या होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेंथी टाइप का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा दो को सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का डेटा तो मैंने लिख लिया है। ऐसी सिचुएशन है, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस वनथ टर्म, ये इन सब का रेशियो क्या है, 1:3:5। तो अब ये बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ ये क्या होगा। पहले तो ये बताओ कि ये टर्म क्या होगी, r माइनस, या फिर चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से r प्लस वनथ टर्म क्या होगी, तो इसको मैं टी आर प्लस 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये जनरल टर्म जैसा फॉर्मूला हो जाएगा, और अपना जो एक्सपेंशन है वो कौन सा है, इन एक्सपेंशन किसका लगाना है, x प्लस 1 की पावर n, ये लगाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर ही जाता है ना, ऑर्डर मैटर थोड़ा बहुत करता है। यहाँ पे x प्लस 1 की पावर n है, तो एक का काम अपना कौन करेगा, x करेगा, b का काम 1 करेगा, एंड n किसी का तो n बैठा हुआ ही। तो क्या बनता है, टी आर प्लस 1 जनरल टर्म। मैं इसको जनरल टर्म के तरीके से एक बार लिख के बता देता हूँ। जनरल टर्म क्या होता है, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर एंड बी की पावर आर। लेकिन अपने रियल में भी टी आर प्लस 1 की ज़रूरत है, तो देखो क्या होगा, टी आर प्लस 1
एन सी आर, तो एन सी आर ए की जगह क्या है एक्स है, तो एक्स की पावर एन माइनस आर, तो एन माइनस आर। बी की जगह क्या है वन है, तो वन की पावर आर। तो ये क्या बन गया एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर बन गया। ये तो अपना आया ये वाली टर्म हमने निकाल ली। अब ऐसे ही मेरे को आरथ टर्म भी चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा आरथ टर्म। तो आरथ टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे आर प्लस वनथ टर्म को तो मैंने टी आर प्लस वन लिख लिया, आरथ टर्म को मैं टी आर लिखूँगा। अच्छा आर प्लस वनथ टर्म में आर चल रहा था, मतलब एक कम चल रहा था, तो आरथ टर्म में क्या चलेगा, एक कम तो करना पड़ेगा, आर माइनस वन चलेगा। तो मैं ऐसे यहीं से लिख लेता हूँ डायरेक्ट, एन सी आर की जगह क्या आ जाएगा एन सी आर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर है आर, यहाँ पर है आर, तो इनकी जगह अपना ये चेंज हो जाएगा। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, इतने लफड़े की जरूरत ही नहीं है, ऐसे लिख लूँ। देखो कोपिशेंट ही तो चाहिए हमें, कोपिशेंट तो यहाँ पे कोपिशेंट ही लिख लेता हूँ, कोपिशेंट ऑफ आर प्लस वनथ टर्म। बताओ ये आर प्लस वनथ टर्म है ना, तो इसके अंदर कोपिशेंट क्या है, ये तो क्या है वेरिएबल, और ये क्या है उसका कोपिशेंट। तो आर प्लस वनथ टर्म में कोपिशेंट क्या है एन सी आर। तो अब आप बता सकते हो ऐसे, अब इसको रहने दो भले ही, ठीक है। ऐसे इस और चीज़ें बता सकते हो, ये बताओ कि कोपिशेंट ऑफ आरथ टर्म का कोपिशेंट चाहिए आरथ टर्म, तो इसमें आर प्लस वन वाले में आर आया एक कम हो गया, तो आर वाले में और एक कम हो जाएगा, एन सी आर माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें एक और चाहिए आर माइनस वनथ टर्म का कोपिशेंट भी चाहिए, तो कोपिशेंट ऑफ आर माइनस वनथ टर्म आप ऐसे कंप्लीट तरीके से निकालोगे ना तब भी यही आएगा, लेकिन इसका कोई मतलब कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर इसको हम बार बार क्यों लिखे, इसको रहने दो। अच्छा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या आएगा एन सी, देखो आर प्लस वन का एक कम होके आर बन गया, आरथ टर्म का आर माइनस वन बन गया, एक कम हो गया, तो आर माइनस वनथ इसमें ऑलरेडी एक कम है, तो एक और कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा आर माइनस टू बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, फिर आगे की तरफ 1:3:5। तो अब लगा देते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर माइनस वनथ टर्म की क्या वैल्यू है, ये वाली नीचे वाली एन सी आर माइनस टू रेशियो, फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा एन सी आर माइनस वन रेशियो, यहाँ पर इसकी जगह कितना आ जाएगा एन सी आर एच एस में कितना 1:3:5। तो अब ऐसे कर लेंगे, एक बार में इन दोनों को सोल्व कर लूँगा, एक बार में इन दोनों को सोल्व कर लूँगा, मतलब जब मैं स्टार्टिंग के दो लूँगा तब इधर भी स्टार्टिंग के दो लूँगा, जब लास्ट वाले दो लूँगा तो इधर भी मैं लास्ट वाले दो लूँगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग के दो ले लेता हूँ, यहाँ पे ये ले लिया और ये ले लिया ना, तो अब इनको यहाँ पे रेशियो है तो रेशियो को मैं डिवाइड में कन्वर्ट कर दूंगा। जब यहाँ पर 3 रेशियो थे है ना, ऐसे 3 तब तो हम डिवाइड में नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो कर ही सकता हूँ। स्टार्टिंग के दो ले लिया हमने, तो इनको कैसे लिख लूँ मैं, ये ऊपर आ जाएगा एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा एन सी आर माइनस वन इक्वल टू 1/3। तो अब इनको सोल्व करना ही पड़ेगा, अपना जो एन सी आर का फॉर्मूला ना वो लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो एन सी आर माइनस टू है तो सबसे पहले एन है तो एन फैक्टोरियल, नीचे की तरफ इन दोनों का अंतर आएगा, मतलब एन में से मैं आर माइनस टू माइनस करूँगा तो क्या मिल जाएगा एन माइनस आर प्लस टू। ठीक है, वो बदल जाएगा ये माइनस वाला, और नीचे आर माइनस टू है तो आर माइनस टू का फैक्टोरियल भी यहाँ पर आएगा डिवाइड बाई, फिर क्या है एन सी आर माइनस वन, तो एन ऊपर अपर सफिक्स है तो एन फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर, एन में से मैं ये आर माइनस वन घटाऊँगा तो एन माइनस आर प्लस वन बच जाएगा फैक्टोरियल, और फिर आर माइनस वन है तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखो अब थोड़ी बहुत कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ पर फैक्टोरियल में जब हमने पढ़ा था ना तब मैंने पहले भी बताया था कि हम कैसे कैसे सोल्व करते हैं फैक्टोरियल के ऐसे क्वेश्चंस को। ये देखो कि देखो आर माइनस टू की टक्कर आर माइनस वन से होगी ना, तो अब एक बार देख लो कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, आर माइनस टू बड़ा है या फिर आर माइनस वन बड़ा है। ऑब्वियसली आर माइनस वन बड़ा है, तो ये कटेंगे, और कटेंगे भी कैसे, जैसे यहाँ पर ना आर माइनस वन, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, आर माइनस वन के फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर माइनस वन फिर आर माइनस टू, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा फिर लास्ट में 3 2 1। तो मैंने बस आर माइनस वन ही निकाला, आगे क्या आएगा आर माइनस टू आर माइनस थ्री, उन सबको मैंने ओपन नहीं किया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस बस फैक्टोरियल में छोड़ दूंगा। तो इस आर माइनस वन के फैक्टोरियल की जगह मैं ये लिख दूंगा इतना बड़ा,
इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे जो r-2 का फैक्टोरियल है ये इस r-2 के फैक्टोरियल से कट जाएगा ना, ये वाला इससे कट जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर ये इसको काटेगा तो कितना बच जाएगा, ये एक्स्ट्रा क्या है r-1, यही r-1 यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में चल रहा है या फिर आप कैसे भी समझ सकते हो, लेकिन करना यही है हमें अल्टीमेटली। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है n-r+2 फैक्टोरियल। अब ये देखो इसकी टक्कर इससे होगी, है ना, इन दोनों में एक का ही अंतर है। तो ये बताओ कि अगर ये हम इसको काटेंगे तो पहले देखो ये बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला है ना। तो इन दोनों में अंतर कितना, एक का ही अंतर है। तो ये जब उसको काटेगा ये फैक्टोरियल तो कट जाएगा, लेकिन ये इसको खोल लो आप, n-r+2 के फैक्टोरियल को खोलोगे तो क्या मिलेगा, पहले तो एक नंबर बाहर निकालो n-r+2 मल्टीप्लाई बाय, फिर एक और नंबर आएगा n-r+1, फिर इस एक को धीरे धीरे कम होते चलाएंगे, लास्ट में फैक्टोरियल है तो लास्ट में 3 गुणा 2 गुणा 1 वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन मैं इसमें से एक नंबर तो बाहर निकाल लिया, बाकी को नहीं खोलूँगा, तो इतना ही मैं छोड़ दूँगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो नंबर है ये नीचे वाला जब इसको काटेगा इस पूरे को, मतलब इसको काटेगा तो मतलब इसको काटेगा तो ये कट जाएगा, ये एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये इसको काट के क्या बचाएगा, यही जो ज़्यादा है वो n-r+2। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा बैलेंस करके लिख लेते हैं। ये क्या बचा, ऊपर तो कट गया तो 1 बच गया डिवाइड बाई, नीचे ये दोनों तो कट गए, ये तो पूरा कट गया और यहाँ पर इसकी जगह ये बच गया n-r+2 डिवाइड बाई, ये n फैक्टोरियल कट गया तो 1 बच गया डिवाइड बाई, नीचे की तरफ ये पूरा कट गया लेकिन यहाँ पर बच गया r-1। तो ऐसी सिचुएशन है इक्वल टू 1/3। तो ये ऐसा हो गया a/b/c/d। तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा r-1 ये दूसरा और तीसरा तो नीचे ही रहेंगे, n-r+2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। आप ऐसे करोगे ना, ऐसा समझा करो ना, जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो फिर फैक्टोरियली सोल्व होता रहेगा, बाइनोमियल कहाँ पर कर पाएंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये इधर आ गया 3r-3 इक्वल टू ये इधर आ गया n-r+2 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज कर लेते, इस r को मैं इधर की तरफ भेज देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 4r, ये जो -3 है उसको उधर भेज देता हूँ, या फिर कैसे भी कर लो। चलो n को हम यहाँ पे सेफ रख लेते हैं, बाकी सब को इधर ले आते हैं। ये 4r हो गया और ये इधर आ गया आ जाएगा -5 इक्वल टू n आ जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 निकाल लेंगे। ये मैंने पहले दूसरे से निकाला, इस बार दूसरा तीसरा ले लूँगा मैं। तो दोस्तों ऐसे मैंने सिमिलरली जो दूसरा और तीसरा था ना वो मैंने लिख लिया। देखो यहाँ पर क्या है NCR-1 और NCR, यहाँ पे 3:5 ही आ जाएगा ना, तो ऐसे लिख लिया। और जो रेशियो है उसको मैंने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या NCR-1 है। अच्छा, तो इसको तो एक्सपेंड किया हुआ था, यहाँ पे NCR-1 यहाँ पे नीचे की तरफ ज़रूरत पड़ी थी ना, तो यही है वो, है ना। इसी को मैं लिख लेता हूँ, या फिर आप खुद के तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर n तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, नीचे इन दोनों का अंतर आएगा तो n में से मैं r-1 को घटाऊंगा तो n-r+1 बच जाएगा। r-1 है लोअर सफिक्स तो r-1 का फैक्टोरियल भी आ जाएगा। ये बड़ा डिवाइड, फिर क्या है NCR है तो ये तो सिंपल है n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर n-r का फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। थोड़ी बहुत कटिंग कर लेते हैं, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। और यहाँ पर देखो इन दोनों में ज़्यादा कौन है, r-1 का फैक्टोरियल छोटा है और ये ज़्यादा है, तो ये छोटा वाला बड़े वाले को काटेगा तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है वो है, तो ये छोटा वाला तो कट जाएगा और बड़े वाले की जगह क्या बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा है वो। क्या इन दोनों में कितना अंतर, एक का ही अंतर है, तो ये काट देगा, बस एक टर्म नहीं काट पाएगा स्टार्टिंग वाली, वो कौन है, ये खुद ही है n-r+1। तो यहाँ पर होगा क्या, अब इसको ना वैसे अरेंज कर लेते हैं पिछले वाले की तरह। ऊपर कट गया 1, नीचे क्या आया n-r+1 डिवाइड बाई, यहाँ पर कट गया 1, फिर नीचे सबसे नीचे बच गया r इक्वल टू 3/5। तो अब थोड़ा सा फटाफट सोल्व करनी करते हैं इसको। ये ऊपर चला गया तो r अपॉन n-r+1 इक्वल टू 3/5। इसको यहीं सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 5r इक्वल टू इधर चला गया तो क्या बन जाएगा 3n-3r+3। r को बैलेंस कर लेते हैं, इसको इधर ले आता हूँ तो ये कितना हो गया 8r, ये 3 है इधर आ जाएगा, माइनस का 3r, सॉरी माइनस का 3 बनेगा ना, r का आएगा, r तो हो गया इक्वल टू इधर कितना 3n है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करनी है तो क्या करोगे, देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या है 4r-5 है ना, 5 है ना, यहाँ पे 8r है। या तो आप n को काट लो या फिर r को काट लो, मेरे को r को काटना ज़्यादा आसान लग रहा है तो ऐसे लिख देता हूँ मैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 तो क्या है, ये ऊपर ये रही 8r-3 इक्वल टू 3n।
इक्वेशन 1 जो है ना, इक्वेशन 1 ये है 4r माइनस 5 इक्वल टू n। तो देखो यहाँ पर 8r है, यहाँ पर है 4r। तो अगर इसका मैं डबल कर दूँ तो फिर कटिंग आराम से हो सकती है। इसका डबल करके लिख देता हूँ। इसका 4r का क्या हो जाएगा 8r माइनस 5 का डबल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू n का डबल क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। दोनों को क्या करें माइनस कर लेते, तो ये माइनस, ये प्लस एंड ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 3 बचेगा तो यहाँ पे 7 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7 आ जाएगी। n की वैल्यू 7 आ गई तो ये 7 उठा के कहीं भी रख दो, यहाँ रख देते हैं तो r की वैल्यू डायरेक्ट ही बताओ कितनी होगी। यहाँ पे 7 3 जा कितना हो गया 21, ये 3 जाके उसमें जुड़ जाएगा तो 24, फिर 8 जाके डिवाइड हो जाएगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 3। अब आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आगे के 2 क्वेश्चन बचे हैं शायद, तो उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।